जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा किस तरीके से हमारा जो इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी का पेपर था उसका सिलेबस क्या क्या था, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग इस पेपर के जो हमारा पेपर 3 है उसके यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट 1 भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस का पार्ट यूनिट 1 का पार्ट 1 था, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपिंग कंट्री। मतलब इसका मतलब है विकासशील देशों में आर्थिक नीति के उद्देश्य, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि विकासशील जो देश होता है, कोई भी विकासशील देश, उसकी फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं अगर हम लोग समझ में आ जाती हैं, हम लोगों की समझ में विशेषताएं अगर आ जाती हैं कि किसी भी विकासशील देश की ये विशेषताएं होती हैं, इस देश की ऐसी स्थिति होती है जैसे कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, बेरोजगारी की अधिकतम दशा, गरीबी की अधिकतम दशा पाई जाती है। इस तरीके से जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा आकार, कृषि पर निर्भरता, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इनके बारे में अगर हम लोग समझ लेते हैं तो जो हमारी या विकासशील देशों की जो आर्थिक नीति के उद्देश्य होते हैं, कहीं तक हम लोग इससे जरिए पहुंच सकते हैं कि जब हम लोग इसके फीचर्स को पढ़ेंगे तो उद्देश्यों में इन्हीं फीचर्स को, जो भारतीय अर्थव्यवस्था या विकासशील देश की अर्थव्यवस्था होती है, उसी को दूर करने का प्रयास करते हैं, इसको और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों की विशेषताओं में से आते हैं। देखिए, विकासशील देश का मतलब है कि हम लोगों की बात हो रही है। अगर हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था की जगह भारत या किसी अन्य देश जो विकासशील देश में आता है उसकी बात करते हैं तो आप उसको अन्यथा न लीजिएगा, यहाँ विकासशील देश से ही संदर्भित रहेगा। विकासशील देशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर होता है वो निम्न होता है। इसकी पहली विशेषता मतलब क्या है? प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होता है, लोगों का जो कल्याण का स्तर होता है वो भी निम्न होता है, और जो डिपेंडेंसी होती है इनकी, प्रति व्यक्ति आय के स्तर के निम्न होने के कई कारण हैं। यहाँ पर तकनीकी का जो कुशलतम प्रयोग होता है वो नहीं हो पाता है, या फिर तकनीकी जो होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। यहाँ पर हम और अगर इसकी बात करते हैं कि इसका जो दूसरा विशेषता है, इसमें विकासशील देशों में पूंजी का अभाव होता है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब इनकम का स्तर कम होता है, जब इनकम कम होता है तो लोग अपने कंजम्पशन पर ही सब पूरा का पूरा जो भी इनकम होती है वो खर्च कर देते हैं। तो जब बचेगा नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? तो पूंजी का जो होता है, पूंजी निर्माण का जो होता है वो अभाव होता है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जनसंख्या का जो भार होता है वो बहुत अधिक होता है, या अत्यधिक जनसंख्या होती है, जनसंख्या का भार अधिक। भारत जैसे विकासशील देश की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ के आसपास हो चुकी है, 138 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनसंख्या का आकार कितना होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो कृषि पर निर्भरता, ये हम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता तो एक जगह है, अत्यधिक निर्भरता हम लोग कहेंगे। भारतीय जनसंख्या का लगभग 50% भाग अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
भारतीय कृषि पर निर्भर है, और वो भी कृषि कैसी, कृषि की जोतें अत्यधिक छोटी, लघु व सीमांत जोतें। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय कृषि की जो जोतें हैं उनका आकार लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास आ चुका है या इससे भी कम, और लगभग भारत की पॉपुलेशन का 80% हिस्सा सीमांत या लघु जोतों पर आश्रित है। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं, ये जो विशेषताएं हैं, यही हमारी समस्याएं होती हैं। तो इन्हीं को दूर करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी विकासशील देश की, जो आर्थिक नीति के उद्देश्य होते हैं, वो इसी में आते हैं। यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन की स्थिति पाई जाती है। विकासशील देशों में औद्योगिक पिछड़ेपन की स्थिति पाई जाती है। औद्योगिक पिछड़ापन का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली आता है, उसका जीडीपी में योगदान 30% से भी कम है, जबकि ये लगभग मिनिमम 40% के आसपास होना चाहिए, जिससे कि एक जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो होता है, एक या बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में काम करने के लिए लग जाए, तो हमारा जो देश है एक विकास की राह पर अग्रसर हो सकेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर। श्रम उत्पादकता का हम लोग देखेंगे कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि वो कुशल नहीं होता है। कुशल का संदर्भ किस चीज़ से है? कुशलता का संदर्भ इस चीज़ से है कि वो मशीनों, जो नई नई तकनीकी आती हैं, नई नई मशीनें मार्केट में आती हैं, उनका उपयोग सही से नहीं कर पाता है। इसकी वजह से उसकी जो उत्पादकता होती है वो बढ़ नहीं पाती है। इसके बाद हम देखेंगे तकनीकी का पिछड़ापन। तकनीकी सबसे बड़ी बात है, हमने अभी कहा पूंजी का अभाव होने के कारण यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में नहीं हो पाता, इसलिए जो तकनीकी जो है हमारी वो पिछड़ी हुई रह जाती है। यहाँ पर तकनीकी का पिछड़ापन, तकनीकी का निम्न स्तर बात करेंगे। तकनीकी इसके बाद हम अगर इसके अगले टॉपिक्स पर जाएंगे तो बेरोजगारी, हमने कहा कि गरीबी की बहुत विकराल दशा उत्पन्न है। बेरोजगारी भी, जब जनसंख्या अधिक होती है तो सरकार जो होती है वो सबको रोज़गार नहीं दे सकती है। ये रोज़गार की तलाश में हम लोगों को कहीं न किसी क्षेत्र में लगना होता है। अगर तकनीकी या कुशलता जो स्किल्स होती हैं, अगर वो सकुशल हम लोग सीख जाते हैं उपयोग करना, तो हम अपनी बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। इसके बाद जो मानव कल्याण है उसका निम्न स्तर होता है। मानव कल्याण का निम्न स्तर। मानव कल्याण का निम्न स्तर का मतलब यहाँ पर परिवहन, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा, इस तरीके की जो भी हमारी ये क्या कहते हैं इसको, जो कल्याण को नापने वाली चीज़ें होती हैं, इनका स्तर जो होता है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। इसलिए भी यहाँ पर समस्याएं होती हैं और इनको लेकर भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। आर्थिक असमानताएं, ये सबसे बड़ी विशेषता है आर्थिक असमानता की। आर्थिक असमानताएं हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत की 1% जनसंख्या के पास भारत के अधिकतम संसाधन संकेंद्रित हैं और 90% जनसंख्या के पास न्यूनतम संसाधन है। ये आर्थिक असमानता भी हम लोगों को जो विकासशील देशों में डालने का काम करती है, किस तरीके से हम विकासशील देशों में काम करते हैं। ये हमारी कुछ विशेषताएं थी जो एक विकासशील देश में पाई जाती हैं। हम अब इन्हीं की प्रवेश होकर आगे पढ़ते हैं कि अब इन्हीं विशेषताओं को दूर करने के लिए, जो हमारे फीचर्स हैं, दूर करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती हैं। तो जो पॉलिसी, जो नीतियां बनती हैं, उसको हम इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत की आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी।
या विकासशील देशों में आर्थिक नीति के उद्देश्य। हम इस पर, ये हमारा पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेजर पोर्शन में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं किसी भी विकासशील देश की, जो विकासशील देश होता है उसकी आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, विकासशील देश जो होता है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। अधिकतम आर्थिक समृद्धि और विकास के स्तर को पाना, ये इसका हमारी जो पॉलिसी होती है उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो हमारी होती है अधिकतम रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना। अधिकतम रोजगार का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर पूर्ण रोजगार भी कह सकता था, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति होती नहीं है, ये काल्पनिक स्थिति होती है। अधिकतम रोजगार की स्थिति विकासशील देश में, या फिर हमारी जो इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो हमारी भारत की आर्थिक नीति है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि अधिकतम रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना, जिससे कि बेरोजगारी को दूर किया जा सके और गरीबी को कम किया जा सके। इसके बाद जो हमारा मेजर तीसरा ऑब्जेक्टिव है, ये है हमारा कीमत स्थिरता। प्राइस स्टेबिलिटी। कीमत स्थिरता मतलब कीमत स्थिरता, अभी हम इन सब सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक मेजर पोर्शन में हम पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि इस टॉपिक में क्या क्या कवर होगा। देखिए, कीमत स्थिरता का मतलब ये नहीं होता है किसी फिक्स रिजिड, अपने रिजिड जो होता है, मतलब अपने आप में किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं करना। ये समय के साथ में परिवर्तन, जिस तरीके से इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ये विकास को आगे बढ़ाने की प्रेरित करता है, उसी तरीके से कीमत में जो वृद्धि होती है, एक सामान्य अनुपात में जो वृद्धि होती है, वो भी आगे विकास को प्रोत्साहित करती। तो यहाँ पर स्थिरता का मतलब फिक्स से नहीं है कि एकदम फिक्स हो यहाँ पर। और हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि संसाधनों का पुनर्वितरण या फिर आय का पुनर्वितरण। आय का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का पुनर्वितरण। अब यहाँ पर आय का पुनर्वितरण, अभी हमने जैसा पीछे डिस्कस किया किस तरीके से भारत के अधिकांश संसाधन भारत की 1% जनसंख्या के पास संकेंद्रित हैं, तो उनको पुनर्वितरित करना भारत के लोगों के बीच में विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से सरकार नीतियाँ बनाती है, जिसके जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम जो कल्याण के स्तर में वृद्धि करते हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, इस तरीके की चीज़ें। और जो हमारा मेजर और लास्ट ये जो है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हम लोगों ने विदेशों से कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हमारी नीतियाँ होनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्राइसिस दूर हो सके। जिस तरीके से गवर्नमेंट से जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या और करों में छूट देती है कि आप निर्यात को बढ़ा सकें, तो ये सब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को न्यूट्रल करने का काम करते हैं ताकि हम सरप्लस में आ सकें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तो हम सबसे पहले आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के ऊपर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं कि क्या होता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे
कि आर्थिक नीति के उद्देश्य विकासशील अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक समृद्धि या फिर आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आर्थिक विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो हमारा सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये होता क्या है, ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये हमारा गुणात्मक तथ्य। गुणात्मक तथ्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो होता है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है। क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक वृद्धि को ये दर्शाता है। मात्रात्मक वृद्धि मतलब, फिर से समझते हैं इसको और आगे देखते हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में लगातार वृद्धि हो रही हो, ये बेसिकली जो विशेषता होती है ये विकसित देशों की होती है। विकसित देशों में तकनीकी लगभग अपने मैक्सिमम स्तर पर पहुंच चुकी होती है। जब तकनीकी अपने मैक्सिमम स्तर पर पहुंच चुकी होती है तो उसमें अब बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं की जा सकती हैं कि वहाँ पर जो विषमता होती है वो एकदम ना के बराबर होती है। जो विषमता पाई जाती है वो अब दूर नहीं की जा सकती। वहाँ पर जो चीज़ें डिफरेंस, मतलब विकसित देशों में जो चीज़ें भेदभाव पैदा करती हैं वो एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिव होती हैं। तो हम यहाँ पर जो ये हमारा मात्रात्मक टर्म होता है ये इंडिकेट करेगा कि सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में जो होती है वो वृद्धि को इंडिकेट करता है। तो समृद्धि एक ये हमारा टॉपिक था। ये इंडिकेट करेगा जो हमारा आर्थिक समृद्धि है, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण के साथ में ये हमें इंडिकेट करेगा बढ़ता हुआ वाणिज्यिकरण, बढ़ता हुआ वाणिज्यिकरण। इकोनॉमिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोगों ने इतने टॉपिक्स, ये पोर्शन देखा कि ये एक मात्रात्मक अवधारणा होती है जो प्रति व्यक्ति आय या जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें वृद्धि को दर्शाता है। ये बढ़ते हुए औद्योगिकरण या बढ़ते हुए वाणिज्यिकरण को भी दर्शाता है। अब इसी से उलट जो लगभग 1950s के बाद तक, कुछ वर्षों बाद तक आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को एक ही टर्म से जोड़ा जाता था। यहाँ पर हम लोग विकास की बात करने जा रहे हैं, आर्थिक विकास की बात। ये एक व्यापक अवधारणा है। आर्थिक विकास जो है ये समृद्धि से व्यापक है, ये ज़्यादा ब्रॉडर है। यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वांटिटी के साथ में क्वालिटेटिव भी होता है। मतलब क्या है इसका, गुणात्मकता के साथ में मात्रात्मक भी होता है, के साथ साथ मात्रात्मक वृद्धि। मतलब है यहाँ पर कि आर्थिक जो विकास होता है ये देखता है कि अगर जीडीपी में वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हुई और इसने कितने लोगों को प्रभावित किया। कितने लोगों को प्रभावित करने का मतलब है कि जब किसी भी जीडीपी या पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है तो कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकालती है ये, या फिर कितने लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जीवन स्तर होता है, इसको ऊपर उठाने का काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे ये
सामाजिक संरचना में परिवर्तन को भी मापती है। जो आर्थिक विकास होता है ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन को मापता है। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि ये है क्या। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ये गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक अवधारणा होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है अगर किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने के बाद उस देश में क्या क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। तो ये एक ब्रॉडर सेंस हो जाता है। तो हम लोग जो होते हैं, जो विकासशील जो देश होते हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज जो होती हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर रहता है। वो ग्रोथ तो करती हैं, ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फोकस करती है। ये हमारा जो जनरल ऑब्जेक्टिव था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके हमने पहले फीचर्स को या पहले ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि किस तरीके से आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इसका रेफरेंस क्या होता है। इसी में हम दूसरे कि किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं और जो विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो सब दूसरा टॉपिक है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट या मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, अधिकतम बेरोजगार की स्थिति को पाना, अधिकतम रोजगार की स्थिति को पाना। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। ये विकासशील अर्थव्यवस्था का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो रोजगार की स्थिति होती है उसको अधिकतम करना। देखिए इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था की जो एक नीति होती है इसमें विभिन्न प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकारों के द्वारा। जैसे मनरेगा है हिंदुस्तान में। मनरेगा का काम क्या है? लोगों को रोज़गार देना, लगभग 100 दिनों का कम से कम रोज़गार सुनिश्चित करा के एक उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, जो उनका जीवन निर्वाह का स्तर है उसको अच्छा किया जाए। या कौशल विकास से संबंधित जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि लोग अपनी स्किल को बढ़ा के नए रोज़गार प्राप्त कर सकें। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो अधिकतम रोज़गार की स्थिति को दर्शाने का प्रयास करती हैं। इसी में हमारा जो तीसरा पोर्शन था वो कीमत स्थिरता से संबंधित था। जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि विकासशील देशों में अगर कुछ ऐसी चीज़ें घटने लगें कि किसी भी एक, जैसे सपोज़ करिए कि एक पेन है जिस मार्कर को हम यूज कर रहे हैं, अगर इसकी कीमत फिक्स हो जाए कि ये 25 रुपये में ही बिकेगा, आज 2020 चल रहा है, आज के 10 साल बाद भी ये 2030 में भी 25 रुपये में ही बिकेगा, तो लोग इससे डिसइंटेंसिवाइज होंगे, मतलब लोग इससे प्रोत्साहित नहीं होंगे। जब लोग प्रोत्साहित नहीं होंगे तो इसको उत्पादन करना बंद कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है कीमत स्थिरता का मतलब फिक्स नहीं होना है। समय के साथ में जिस तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, मुद्रास्फीति को एडजस्ट करते हुए, मुद्रास्फीति को में सामंजस्य बैठाते हुए वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं उसमें एक सामान्य वृद्धि को इंडिकेट करना। तो ये हमारी एक पॉलिसी होती है कि किस तरीके से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, किस तरीके से हमारी आर्थिक विकास की पटरी कंटिन्यूअस बढ़ती रहे ताकि लोगों को रोज़गार जो होता है वो मिलता रहे और एक हम विकास के नए आयामों को पकड़ते रहें, छूते रहें। और हमारा जो चौथा ऑब्जेक्टिव था आय का पुनर्वितरण। आय का पुनर्वितरण का संदर्भ किससे है? देखिए हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा मात्र कुछ लोगों के पास संकेंद्रित है।
इसको जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उनके संसाधनों को छीनने से हमारा कतई तात्पर्य नहीं है कि हम उनके संसाधनों को छीने, लेकिन भारत में फिर भी समय समय पर कुछ नीतियां बनाई गई हैं, कुछ अधिनियम आए हैं। जैसे हम लोगों ने प्रयास किया कि भूमि सुधार जैसे अधिनियम लाके या हदबंदी वगैरह के जो कुछ नियम कानून लाके ऐसा प्रयास किया कि जिन लोगों के पास ज़मीन या कृषि योग्य भूमि नहीं है उनको भी उपलब्ध करवाई जाए। तो कुछ इस तरीके की नीतियाँ बनाई जाती हैं कि जिससे जो हमारे संसाधन होते हैं उन पर एक प्रकार से फिर से पुनर्वितरण हो सके, अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित कराया जा सके। ये आय के पुनर्वितरण से संबंधित था। हमारा एक लास्ट जो पोर्शन था इसी ऑब्जेक्टिव का, इसमें हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्थिरता, मतलब भुगतान शेष जो होता है उसमें स्थिरता लाना या पाना, भुगतान शेष में। ये हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव था, भुगतान शेष में स्थिरता पाना। इसका मतलब है कि किस तरीके से हम लोग, जो विकासशील देश होता है उसकी आर्थिक नीतियाँ इस तरीके से बनाई जाएं कि उसका जो एक्सपोर्ट होता है वो मैक्सिमम हो सके, जिससे कि उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो लगातार सही स्थिति में आ सके। अब भारत के साथ में दिक्कत क्या है, भारत लगातार कच्चे तेल के आयात पर निर्भर रहता है, क्योंकि इसका अधिकांश जो चीज़ें होती हैं वो कच्चे तेल से ही, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो लगभग क्रूड ऑयल पर ही डिपेंड होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाई जाए कि हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट या फिर ये प्रभावित ना हो कि हम जैसे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि बायोफ्यूल जैसे आ गया, तो ये हमारा बायोफ्यूल अगर आता है इसमें इंडिकेट, जो हमारा डीजल या पेट्रोल होता है जब इसमें बेंडिंग हो जाएगी बायोफ्यूल की, तो हम लोगों को इंपोर्ट जो होगा क्रूड ऑयल का, जो कच्चा तेल होगा उसका कम करना पड़ेगा और हम उसमें से ये मैक्सिमम करने का प्रयास करें। किस तरीके से बायोफ्यूल से संबंधित पॉलिसीज़ होती हैं, ये बनती हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं ये बनाए जाते हैं, किस तरीके से हम अपने वस्तुओं और सेवाओं की जो निर्यात होता है इसको बढ़ा सकें। इस तरीके की जो नीतियाँ होती हैं ये हमारे इस पोर्शन में कवर होती हैं, लेकिन हम लोग यहीं पर रुकने का प्रयास नहीं करेंगे। अभी ये हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट था कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इतने पॉइंट से आप संतुष्ट मत होइएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मेजर 5 पॉइंट है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी, तो पॉपुलेशन किस तरीके से प्रभावित करती है आर्थिक विकास को। हम लोग इस समय जिस दौर में चल रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर में चल रहे हैं, इसको किस तरीके से गरीबी दूर करने से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो भी इसी आयामों में मिक्स की जाएंगी और हमारा एक अच्छा उत्तर निकल के आएगा। धन्यवाद दोस्तों।